बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शेले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पीबी शेले के बारे में की फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी, पोइट्स मैसेज, पोएम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पीबी शेले जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1792 इंग्लैंड में थी, डेथ इसकी 8 जुलाई 1822 में हुई। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। ओज़मेंडिस का फेमस वर्क है। दूसरा इसका जो है ओड टू द वेस्ट विंड, जो आज हम डिस्कस करेंगे, टू अ स्काईलार्क एंड द लास्ट द मास्क ऑफ एनार्की। और इसने प्रोज फिक्शन भी लिखी थी, साथ में इसने सिवरल एसेज लिखे थे जिसमें पॉलिटिकल, सोशल और फिलोसफिकल इश्यूज़ डिस्कस किए थे। की फैक्ट्स की बात करें तो ये 1819 में लिखा गया और 70 लाइन्स इंटू 5 सोनेट, इसके 70 लाइन्स है और 5 सोनेट्स है। इसके सोनेट से मुराद इसके हर जो मतलब सेक्शन है उसके 14 लाइन्स है। राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी, बी सी, डी सी डी, डी ई डी, डबल ई। और टेर्जा राइम है। टेर्जा राइम से मुराद एक ये इटालियन ज़बान के दो अल्फाज है जिनका मतलब है थर्ड राइम, मीन्स इट इज़ अ थर्ड लाइन स्टेंजा इन विच फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन राइम्स। और एंड द फर्स्ट 3 कैंटोज आर अबाउट द क्वालिटीज़ पावर ऑफ द वेस्ट विंड। सो जो पहले 3 कैंटोज है, पहले जो 3 स्टेंजाज है, ये किसके बारे में, क्वालिटीज़ और पावर ऑफ द वेस्ट विंड के बारे में है। और लास्ट 2 सेक्शंस, जो लास्ट 2 सोनेट्स हैं, जो लास्ट 2 सोनेट टाइप के हैं, वो किस बारे में है, बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर, रिलेशन बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर। ये किस चीज़ में लिखी गई, आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक से मुराद जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द लाइन्स कंटेन 5 sets of 2 beats, the first of which is unstressed and the second which is stressed. So इसके बाद हम देखते हैं इसकी बैकग्राउंड स्टोरी। अब दोस्तों होता क्या है, तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि कुछ लोगों का, कुछ क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि ये पोएम इसने अपने बेटे के गम में लिखी थी। इसके बेटे का नाम था विलियम। 1819 में इसकी डेथ हुई थी, तो उस गम में इसने ये पोएम लिखी थी। और कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि मतलब अगर पॉलिटिकल सिनेरियो से देखा जाए तो इस पोएम में वेस्ट विंड के बारे में बताया गया है, जब वो चलती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। और दूसरा, इस पोएम को लिखने के पीछे पॉलिटिकल हो सकता है। अब पॉलिटिकल कैसे हो सकता है कि जब इंडिया में 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में प्रोटेस्टर्स का कत्ले आम हुआ था, जिसमें नियरली 379 और 1500 के आसपास मरे थे। बिल्कुल उसी तरह से इंग्लैंड में भी हुआ था। पेटरलू जो था हुआ था। अब पेटरलू की स्पेलिंग ये है PETERLOO। ये पेटरलू जो 16 अगस्त 1819 में हुआ था, इसमें लोगों का कत्लेआम हुआ था। जिस तरह जलियांवाला बाग में लोगों का कत्ले, जो प्रोटेस्टर्स थे उनका कत्लेआम हुआ था, इसी तरह पेटरलू में भी लोगों का कत्लेआम हुआ था। और ये पेटरलू, ये एक्चुअली एक रैली निकाली गई थी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि गवर्नमेंट अपने रूल्स को बदले, कुछ और नए कानून लेकर आए। और इसमें तकरीबन 15 लोग जो थे मारे गए थे, 500 के करीब लोग जो थे ज़ख्मी हुए थे। और उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था। तो पीबी शेले का ये मानना था कि अब ओल्ड सिस्टम जाना चाहिए और एक न्यू सिस्टम आना चाहिए। इस रेवोल्यूशन, एक ऐसी रेवोल्यूशन आनी चाहिए, एक ऐसी हवा चलनी चाहिए, एक ऐसा रेवोल्यूशन आए जो पुराने पत्तों को उखाड़ फेंके ताकि नए पत्ते आ सके। तो ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी। पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से भी मैंने बता दिया, और साथ में इसका जो एक बेटे का गम था विलियम 1819 में जिसकी डेथ हुई थी, तो उसका भी शायद इसको गम था, ये पोएम इसने तब लिखी थी। So next बढ़ते हैं, what is the message that Shelley gives in an ode to the west wind? The poet wants to help of the west wind to spread his revolutionary message. तो इसमें भी यही बात की गई है कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे, तो इसका ये मतलब मानना था पीबी शेले का कि अब जो ओल्ड सिस्टम है उसको ख़त्म होना चाहिए और एक नया सिस्टम, नया निज़ाम आना चाहिए। एक ऐसी हवा चलनी चाहिए ताकि जो पुराने पत्ते हैं, जो पुराने पत्तों को उखाड़ सके, नए पत्ते आ सके। तो ये इसका मतलब एक मतलब मैसेज है इस पोएम में। और एक ऐसा निज़ाम आए जिसमें इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो एंड फ्रेटर्निटी कैन बी क्रिएटेड। अब बढ़ते हैं पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ। सो सबसे पहला लाइन, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड थो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग।
ये जो विंड है ये अनकंट्रोलेबल है कि ख़ज़ा के लिए तुम एक रूह का काम करती हो, एक सांस का काम करती हो कि इस सीज़न में इस तरह के तूफ़ान आते रहते हैं। ताओ फ्रॉम हुज़ अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लिंग। तुम्हें देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी वजह से क्या होता है कि जितने भी डेड लीव्स हैं, जितने भी डेड पत्ते हैं, उन्हें तुम उठा के फेंक देती हो, कहीं पे उड़ा के ले जाती हो। जिस तरह गोस्ट्स भाग जाते हैं, इसी तरह ये डेड लीव्स तुम्हारे आने से भाग जाते हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स ओ ताओ। हेक्टिक रेड कहते हैं जो बहुत हीट अप होके एक कलर आता है, इसको हेक्टिक रेड कहते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ लीव्स की नहीं, मीन्स पत्तों की बात नहीं हो रही। ये लीव्स को इसने इंसानी बीमारियों जो उस ज़माने में थे उससे भी रिलेट किया है। उस ज़माने में काफ़ी बीमारियाँ होती, तो ये लीव्स जो थे उसको मतलब पीबी शेले ने इन लीव्स को उससे रिलेट किया है। जिस तरह ये पत्ते दरख्तों से मुरझा के नीचे गिरे हुए हैं, इसी तरह इंसान भी आजकल ट्यूबरकुलोसिस, प्लेटलेट्स इसकी वजह से मतलब मर रहे हैं और इसी बीमारियों में इन्वॉल्व है। 6th लाइन, हु चार्टियस्ट टू देयर डार्क वेंट्री बेड। चार्टियस्ट का मतलब है कैरी, मतलब ले जाना। जब वो पत्ते गिरते हैं तो इसके जो बीज होते हैं उसको भी अपने साथ उड़ा के ले जाती हो। और कहाँ ले जाती हो? किसी फर्टाइल ज़मीन पर, मतलब किसी बंजर ज़मीन पर। अब अगले जो लाइंस हैं, द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव आंटिल। सर्द मौसम है तो ये पत्ते कोल्ड ज़मीन के नीचे लेट जाते हैं, दफन हो जाते हैं। कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी, जैसे वो किसी ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और फिर उसके बाद यही बीज दोबारा ग्रो करेगी स्प्रिंग में। थिन एज़्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो, और कि जब तक तुम्हारी मतलब ब्राइट ब्लू सिस्टर है वो स्प्रिंग वो अपने हवाएं लेकर नहीं आ जाती, तो जैसे स्प्रिंग आएगा तो यही जो सीड्स है ज़मीन से बाहर आकर प्लांट बन जाएंगी, फूल ट्रीज़ बन जाएंगी। एज़ोर मीन्स ब्राइट। और उसके बाद हर क्लोरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड ऑडोर्स प्लेन एंड हिल। तो इन लाइंस का मतलब है क्लेरियन कुछ भी, मतलब क्लेरियन जो है कहते हैं ट्रम्पेट को, जो बाजा होता है उसको हम क्लेरियन कहते हैं। सो ड्रीमिंग अर्थ जो ऑटम सीज़न में ज़मीन सो रही है, कुछ भी नहीं खिल रहे हैं, स्प्रिंग की जो आवाज़ है उसको जगा देता है और उस ज़मीन को फूलों से भर देता है। और ये फूल जो है किसी फ्लॉक की तरह बाहर आ जाते हैं। फ्लॉक कहते हैं जो शीप का एक ग्रुप होता है, रेवड़ जिसे हम कहते हैं, और वो ज़मीन भर जाती है रंगों से, अच्छे खुशबू से, मैदान और माउंटेन्स भी भर जाती है। ह्यूज़ का मतलब है कलर्स, मीन्स रंगों से भर जाती है। उसके बाद वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हेयर ओ हेयर। अब वाइल्ड स्पिरिट मतलब अनकंट्रोलेबल स्पिरिट्स, कि तुम हर जगह पे घूमती हो, फिर मतलब यही हर जगह पे घूमती हो और चीज़ों को तबाह भी कर रही हो और एक नई ज़िंदगी भी बख्श रही हो। सुनो। अब सेकंड स्टेंजा में क्या होता है? ताओ ऑन हो स्ट्रीम मिड द शीप स्काइज कमोशन कहते हैं नॉइज़नेस को। तुम्हारी ये जो हवा इतनी तेज़ चल रही है, शोर हो रहा है। लोस क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, कि जिस तरह ज़मीन पे ये पत्ते बिखरे पड़े हैं, शेड हो रहे हैं, इसी तरह आसमान पे बादल भी हवा की वजह से घूमते फिर रहे हैं। शॉक फ्रॉम द टेंजल्ड बाउग्स ऑफ हेवन एंड ओशियन, कि जैसे जो फॉरेस्ट में जो दरख्त के जो ब्रांचेस है वो एक दूसरे में पसी हुई है, वो इधर उधर को होती है जब तेज़ हवा चलती है और एक आवाज़ आ रही होती है, और उस हवा की वजह से आसमान पे बादल भी टकराते फिर रहे हैं।
Angels of rain and lighting they are spread on the blue surface of thine every surge, like the bright hair uplifted from the head of some fair's maid even from the dim verge. एंजल्स बादलों को कहा गया है यहाँ पे। एंजल्स किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। और जो लाइटनिंग होती है ये उसके एंजल्स है कि ये जो बादल है आसमान के ब्लू सरफेस पे उस तरह से फैले हुए हैं जैसे किसी मैंड कहते हैं ये एक वर्शिपर थी, मतलब इबादत गुजार थी। और जब मैनरेट ड्रिंकर कंडीशन में हो गई वो वाइल्ड हो गई थी, मतलब वो ये एक ऐसी वर्शिपर थी जब ड्रिंक करती थी तो वाइल्ड बन जाती थी, जंगली बन जाती थी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और डांस करती फिर रही हैं। जिस तरह से बादल आसमान पर डांस कर रहे हैं तो ये मैंड इधर डांस कर रही है। और यहाँ पे ब्लैक कलर के बादलों की बात हो रही है। उससे अगले लाइन, ऑफ द हॉरिजन टू द जिन्स हाइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म ताउ डायर्ज। और ये बादल कहाँ कहाँ तक बिखरे हुए हैं? हॉरिजन कहते हैं जब जैसे आसमान और ज़मीन एक जगह पे मिले हुए हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आसमान और ज़मीन एक जगह पे मिले हुए हैं, उसको हम हॉरिजन कहते हैं। और ये किस चीज़ की निशानी है? जैसे तूफ़ान आने वाला है, बारिश आने वाली है। ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट स्पेकुलर वॉल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट। और तुम उदासी का सॉन्ग गा रही हो। और ये जो तूफ़ान का एक म्यूज़िक है ये डायर्ज है कि ये एक अफसोस का सॉन्ग है। और ये साल का ख़त्म होने का तुम अफसोस कर रही हो और ये जो रात है अब ख़त्म हो रही है। स्पेकुलर कहते हैं कब्रिस्तान को, डोम कहते हैं कुंबत को, और वॉल्टेड कहते हैं कवर कर देने को। जिस तरह डोम बना देना, माइट ऑफ वेफर या कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेफर कहते हैं कि बारिश से भरे हुए जो बादल होते हैं। और ये सब कुछ डेथ और डिके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ वेफर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हेयर। और ये जो वॉल्ट बनी हुई है, मींस वॉलेट बनी हुई है थंडरस किस्म की, क्लाउड्स की, ये अब बारिश करेंगे। फायर का मतलब है लाइटनिंग, इससे लाइटनिंग और थंडर आएगा। और हेलिंग होगी इनसे, मतलब जलाबारी होगी। सुनो ओ सुनो। अब थर्ड स्टेंजा में क्या होता है? Thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean where he lay, buoyed by the coil of his crystalline streams beside a pumice isle in Bias Bay। अब पोइट कहते हैं वेस्ट विंड को कि तुमने नीले मेडिटेरेनियन मीन्स मेडिटेरेनियन सी को उसके समर ड्रीम से जगा दिया है। अब पोइट यहाँ पे क्या कहता है वेस्ट विंड को कि तुमने मेडिटेरेनियन सी को उसके समर ड्रीम से जगा दिया है। नीला आसमान आराम कर रहा है, सो रहा है एक आइलैंड के पास जो है, मतलब एक आइलैंड के पास सो रहा है। अब बाइस बे नाम है एक जगह का और ये जगह नेपल्स के पास में है। तो पॉइंट ये कह रहा है कि समंदर बिल्कुल खामोश सा है, झपकियाँ ले रहा होता है, लेकिन फिर तुम आ जाती हो। वेस्ट विंड को कह रहा है समंदर को हिला देती हो, उसको जगा देती हो। मतलब समंदर बिल्कुल खामोश सा होता है, लेकिन जब वेस्ट विंड आ जाता है या तो उससे क्या होता है, समंदर भी जो मतलब सो रहा होता है तो वो जाग जाता है। तो तुम जो हो ये कर देती हो कि जो समंदर है उसको भी हिला देती हो, उसको भी जगा देती हो। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्वेरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, कि वो जो जगह है नेपल्स के पास बाइस बे की बात हो रही है कि वहाँ बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, टावर्स है, और साथ में क्या क्या है, टावर्स है जो डूब चुकी है पानी में। तो मतलब वहाँ पे जितने टावर्स थे वो सब डूब चुके हैं। ऑल ओवर ग्रोथ विद एजोर मॉस एंड फ्लावर्स, और जो टावर्स है और इमारतें पानी में डूब चुकी है, उन इमारतों की जगह जंगली घास फूल उग चुके हैं। तो उस जगह पे आप क्या उग चुके हैं, जंगली घास और फूल जो हैं वो उग चुके हैं।
So sweet the sense faints picturing them thou, for those path the Atlantic's level powers clave themselves into Cassium with far below। ये बहुत स्वीट है, और जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं इतना मगन हो जाता हूँ, इतना खो जाता हूँ, अपनी सोच में डूब जाता हूँ उन ख़यालों में। मतलब वो ग्रीनरी इतनी अट्रैक्टिव है, वेस्ट विंड को बोल रहा है कि एटलांटिक ओशियन बहुत ही खामोश होता है, लेकिन जब तुम वहाँ से गुज़र रही होती हो, समंदर से होकर गुज़र रही होती हो, तो हलचल मच जाती है, और जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो हिला देती हो, मीन्स वो बना देती हो, और एटलांटिक की लहरें ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। The sea blooms and the Aussie woods which wear the shapeless foliage of ocean know। समंदर की ग्रीनरी की बात कर रहा है। समंदर में जो घास होती है, पौधे होते हैं, तब तो जब ये पौधे तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और डर की वजह से ग्रे पड़ जाते हैं, डर की वजह से कांपने लगते हैं। The voice has suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves o'hare। तो तुम्हारी मतलब तुम्हारे आने से वो डर जाते हैं, और डर की वजह से ग्रे पड़ जाते हैं, डर की वजह से कांपने लगते हैं। इन पौधों की जो फूलियाँ जो हैं वो जड़ने लगती है, इतना डर जाते तुमसे, सुनो मेरी बात सुनो ओ हेयर। अब फोर्थ स्टेंजा इफ़ आई वर अ डेड लीव तो माई टेस्ट बियर। अब यहाँ पे फ्रॉइड जो है अपनी बात करे कि अगर मैं इंसान नहीं होता, इंसान की जगह एक सूखा हुआ पत्ता होता, तो फिर तुम मुझे अपने साथ में ले उड़ती। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। और अगर मैं एक बादल होता तो फिर तुम मुझे अपने साथ में उड़ाने देती। A wave to paint beneath thy power and share the impulse of thy strength only less free than thou, O uncontrollable if even। अगर मैं एक लहर होता जिससे तुम आगे आगे बढ़ाती हो, तो मैं तुम्हारे पावर को शेयर करता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जितना फ्री ना हो पाता। चाहे सूखा पत्ता बन जाऊं, मतलब चाहे सूखा पत्ता बन, चाहे बादल बन जाओ, लहर बन जाओ, मैं तब भी तुम्हारे जितना फ्री नहीं होता। तुम अनकंट्रोलेबल हो। अब पॉइंट अपने आप को किस चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहा है कि अगर मैं एक लहर होता तो तुम्हारी तरह एटलीस्ट फ्री नहीं होता। किसको कह रहा है? वेस्ट विंड को कह रहा है कि तुम जो है समंदरों को हिला देती हो, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनको ख़राब कर देती हो, उनको डरा देती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह, पॉइंट कह रहा है, अगर मैं एक लहर होता तो तुम्हारी तरह फ्री नहीं होता। उससे अगले लाइन में क्या कहा गया है? इफ़ आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड खुड बी द कॉमरेड ऑफ द वेंडरिंग्स ओवर हेवन। लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था, लड़कपन में था मेरे अंदर, तब मेरे अंदर तब मैं तुम्हारा दोस्त था, लेकिन तुम्हारे जैसे ही था, क्योंकि जब मैं बच्चा था मुझ पर भी किसी का कंट्रोल नहीं था। अपने बॉयहुड की बात कर रहा है पॉइंट यहाँ पे। तो ये लाइन हो गई। अब अगले लाइन में क्या कहा गया है? एज देन विथ टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड स्क्रेड सीम्ड विजन आई वुड नियर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। और अगर उस टाइम मैं इमेजिन करता मैं तुम्हारे जितना फास्ट हूँ, तो फिर ये ख़याल इतना बेहुदा ना लगता, एटलीस्ट तुम्हारी तरह अजीब ना लगता। और उस टाइम तो बचपन में तो मुझे तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ता, और तुम्हारी प्रे भी नहीं करनी पड़ती। इतनी उदासी में मैं तुम्हें कैसे भूल रहा हूँ, और मैं इतना उदास हूँ, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, प्रे कर रहा हूँ, तुमसे दुआ कर रहा हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ। ये सब मुझे बचपन में नहीं करना पड़ता, क्योंकि बचपन में मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा तेज़ था। मतलब अब अपनी बात कर रहा है बचपन की, कि मैं बचपन भी तुम्हारी तरह तेज़ था, वेस्ट विंड को कह रहा है। अगला लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीव अ क्लाउड आई फॉल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ओ वेस्ट विंड, मेरी बात सुनो, मुझे या तो हरा सूखा पत्ता बनाओ या बादल बनाओ, मुझे कुछ भी बना दो, लेकिन मुझे उड़ा ले चलो। मैं ज़िंदगी के कांटों में फंस चुका हूँ,
मेरे जिस्म से खून बह रहा है, ये कांटे बहुत ज़ख्म देने वाले हैं, प्लीज़ मुझे अपने साथ में ले जाओ। सो ये लाइन्स इम्पोर्टेंट हैं। A heavy weight of horse was changed and bowed, one too like the timeless and swift and proud. वक्त ने मुझे फंसा दिया है, मुझे ज़ंजीरों से बांध दिया है और मैंने अपने गरूर को ख़त्म कर दिया है। मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, लेकिन हाँ, एक ज़माना था मैं भी तुम्हारी तरह बहुत तेज़ था और किसी का मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब फिफ्थ सेंसा, लास्ट सेंसा है हमारे पास, मेक मी ताई लेयर इवन एज द फॉरेस्ट इज़। इसमें क्या कह रहा है? वेस्ट विंड से मुखातिब है कि जब तुम जंगलों में आती हो तो एक अलग तरह का म्यूज़िक सुनाई पड़ता है। दरख्तों के शाखें हिलती है, सूखे पत्ते हिलते हैं तो कहते हैं कि मुझे भी तुम अपने एक म्यूज़िकल या म्यूज़िशियन ट्रूमर बना दो। अब अपने आप को फिर ये वेस्ट विंड से कह रहा है, मतलब अपने वेस्ट विंड से जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एटलीस्ट जो है म्यूज़िकल जो है इंस्ट्रूमेंट ही बना दो। अगर मुझे बादल नहीं बना सकते, फूल नहीं बना सकते, सूखा पत्ता, बादल वगैरह ये कुछ नहीं बना सकते, तो मुझे एटलीस्ट कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना दो। What if my leaves are falling like its own, the tremblet of my mighty harmonies? इन लाइन का मतलब है, क्या पता मेरे भी पत्ते किसी जंगल में लगे पेड़ के पत्तों की तरह गिर रहे हो। And the tremblet of thy mighty harmonies and will take from both a deep autumnal tone, sweet thou in sadness, be thou spirit, fierce my spirit, be thou me, impetuous one. इन लाइन्स का मतलब है, और अगर ऐसा होता तो मैं ये म्यूज़िक दोनों मिल के बहुत अच्छा ऑटम म्यूज़िक प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि वो म्यूज़िक बहुत सैड होगा लेकिन फिर भी वो स्वीट होगा। और वेस्ट विंड को कह रहा है, ऐसी रूह जिस पर किसी का काबू ना हो, मतलब तुम एक अनरूली सोल हो और तुम्हें मेरा सोल बन जाना चाहिए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए और तुम्हें मेरे जैसा बन जाना चाहिए, तो एक अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, मेरा जैसा हो जाना चाहिए, तुम्हें मुझ में मिल जाना चाहिए, मतलब घुल मिल जाना चाहिए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth. जब एक मुरझाया हुआ पत्ता जुड़ता है तो उसकी जगह एक नया हरा भरा पत्ता निकलता है, बल्कि इसी तरह मेरे जो थॉट्स है वो पुराने हो चुके हैं, जो मेरे थॉट्स है वो पुराने हो चुके हैं, और वेस्ट विंड मेरे इन थॉट्स को अपने साथ ले जाओ और उसे यूनिवर्स में फैला दो। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्ट ashes and sparks my words among mankind। और ये सिर्फ एक पोएम नहीं है बल्कि प्रेयर है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस प्रेयर को पूरी दुनिया में फैला दो, जिस तरह से राख और चिंगारी फैलती है ताकि लोगों में जुनून पैदा हो। बी तो माई लिप्स टू अनवेकन अर्थ द ट्रम्पलेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और वेस्ट विंड तुम जैसा कहोगी वैसा होगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम मेरे थ्रू कुछ बोलो, अगर तुम मेरे थ्रू बोलोगी तो मेरे थॉट्स प्रेडिक्शन हो जाएंगे मुस्तकबिल की। मेरा साथ दो मेरे लफ्ज़ों को सच्चा बनाने के लिए। ए वेस्ट विंड, अगर ऑटम आ रहा है तो क्या इसके बाद बहुत जल्दी स्प्रिंग नहीं आएगा? आखिर में मतलब सवाल कर रहा है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर विंटर जैसे ही ख़त्म होगा तो क्या उसके फ़ौरन बाद स्प्रिंग आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसकी एंडिंग हो जाती है, और आई होप आपको इसकी समरी समझ आई होगी, ट्रांसलेशन। अब थीम में इसकी डेथ है, रीबर्थ है, पावर है, ह्यूमन इमिटेशन एंड द नेचुरल वर्ल्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।